नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर लगातार हैट्रिक मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सामने आया है, जिसके बाद यूसीसी कानून लागू होने के बाद ये उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बन गया है, जिस पर उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना कर रही है। जनता का मानना है कि मुख्यमंत्री लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं और छात्रों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए बेहतर काम किया है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी युवाओं के साथ में बहुत अच्छे निर्णय कर रहे हैं, जैसे यूसीसी कानून लाए हैं और एक नकल विरोधी कानून जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने पिछले लास्ट टाइम देखा होगा एक नकल विरोध पेपर लीक होने के कारण कितने धरना प्रदर्शन हुए। एक बच्चा साल भर, पहाड़ का बच्चा साल भर आके यहाँ मेहनत करता है, कि रूम लेता है रेंट पे, अपनी कोचिंग की फीस देता है, फिर वो एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद वो घर भी नहीं पहुँचता, उसे खबर मिलती है पेपर लीक हो चुका है। तो हम मुख्यमंत्री जी का इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें बहुत ही खुशी है, मैं भी एक छात्र हूँ, कि ऐसा उन्होंने नकल विरोधी कानून लाया जो पेपर लीक करने वाले जो वो थे। देखिए, जिस हिसाब से सीएम साहब लगातार क्षेत्र में प्रगति करते जा रहे हैं, जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से समाज में बहुत अच्छा असर पड़ रहा है उनका। जैसे उन्होंने हाल ही में जो पेपर वो लीक हुआ था, उसमें उन्होंने नकल विरोधी कानून को लाकर उत्तराखंड को एक सशक्त ओर ले आने का कार्य किया है। तो हम इस चीज़ का मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया। इससे जो भी छात्र परेशान थे, जो अपनी मेहनत कर रहे थे दिन रात, अब ऐसा क्या हो रहा था कि जैसे छात्र थे वो पैसा देके जॉब जल्दी लग जा रहे थे, बाकी जो बच्चा मेहनत कर रहा था वो मेहनत ही करता रह गया। वो जो बच्चे सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे थे, उनका कोई भी अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। तो हम इस चीज़ का मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के लिए और जो भी छात्र छात्राएँ तैयारी करते हैं उनके लिए नकल विरोधी कानून। देखिए, जो अभी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो नकल विरोधी कानून लाया था, आप देखते थे आए दिन उत्तराखंड हमारा एक छोटा राज्य है और आए दिन यहाँ पे भर्ती घोटाले सामने आते रहते थे। लेकिन जब से नकल विरोधी कानून लाया है, जो भी भर्ती घोटाला करवा रहे थे या जो भी माफिया थे भर्ती घोटाले के, उनके मनों में अब खौफ बैठ गया है। और जो माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है कि 10 लाख रुपये तक का उनको दंड देना पड़ेगा और 10 साल तक की सजा। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कदम उठा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार और सरल सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जरिए पहाड़ की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान को लेकर समर्पित सरकार है। राज्य की रीढ़ रही है और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, वो स्वरोजगार की ओर बढ़ें, रोजगार की ओर बढ़ें, स्वावलंबन की ओर बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आएँ। इसके लिए हमने मातृशक्ति नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर जहां स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वहीं हम सब का भी प्रोत्साहन किया है कि हम लोग मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए पथराव के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। देहरादून पुलिस ने भविष्य की सतर्कता को देखते हुए मॉक ड्रिल की है। ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड, घुड़सवार पुलिस, आंसू गैस टीम, लाठी पार्टी और फायरिंग पार्टी ने अभ्यास किया। प्रदर्शन में उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास किया गया, जिससे भीड़ को शांत और हिंसा के दौरान न्यूनतम नुकसान किया जा सके। इस दौरान एसएसपी ने अजय सिंह समेत जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ अभ्यास में शिरकत की। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद में पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल के साथ ही साथ इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस के जवानों को तैयार किया गया। अलग अलग गुट की टुकड़ियां इस मॉक ड्रिल में शामिल हुई हैं और अभ्यास किया। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है हल्द्वानी हिंसा के बाद, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से प्रैक्टिस की गई? देखिए, आज ये मॉक ड्रिल की गई और जिसमें
कहा जा सकता है कि जिस तरह से हल्द्वानी में पथराव हुआ और उसके बाद हिंसा हुई, उससे निपटने के लिए ये पूरी दून पुलिस की कहा जा सकता है पहले से तैयारी है कि अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं और भी होती है तो उसके लिए पुलिस तैयार है। और इसी के तहत अधिकारियों को जो डीजीपी लेवल है उनके द्वारा जो निर्देश है वो सभी ज़िले के पुलिस को दे दिया गया है और जल्द ही सभी जिलों में हमने इस तरह की तैयारियां देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, तो उसी को बचाने के लिए कि शांति व्यवस्था साथ साथ किस तरह से बना सकते हैं, उस वक्त भीड़ को किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, साथ साथ कितना नुकसान जो पुलिस का हुआ था वहाँ पर वो कम हो सके और साथ साथ जो उपद्रवियों को पहले से चिन्हित करके उन्हें पहले से ही गिरफ्तार कर दिया जाए। ऐसे में इन्हें पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है पहले से ही भविष्य के लिए कि अगर ऐसी कोई घटना होती है हल्द्वानी जैसी तो उसमें कम नुकसान हो और पुलिस का और साथ साथ स्थानीय लोगों का। तो ऐसे में आज मॉक ड्रिल की गई है जिसमें तमाम जो टीमें हैं, घुड़सवार पुलिस है, आपकी कहा जा सकता है जो आंसू गैस फेंकने वाली जो पुलिस है, साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, तो तमाम जो पुलिस है उन्हें आज एक मॉक ड्रिल के ज़रिए एक परीक्षण दिया गया कि वो आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपट सके। और इसी हल्द्वानी की तर्ज पर आज पुलिस मुख्यालय में ये मॉक ड्रिल देखने को मिली है। जी बिल्कुल। तो कितने घंटे लंबा ये अभ्यास चलेगा और साथ ही साथ जिस तरह से मॉक ड्रिल की गई है, इस तरह की घटना में हिंसा कम से कम हो, इसको लेकर आगे भी क्या इस तरह की मॉक ड्रिल जारी रहेगी? देखिए बिल्कुल डीजीपी लेवल में ये पूरे आदेश दिए गए हैं सभी जिलों को कि वो अपने ज़िले में एक मॉक ड्रिल करें इस पूरे जिस तरह से हल्द्वानी में पथराव हुआ और उसी के तहत पूरे प्रदेश भर में इस तरह की मॉक ड्रिल देखने को मिल सकती है, क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरह से पथराव हुआ 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं घायल हुए, कई गाड़ियाँ जली, थाना फूंक दिया गया। तो ऐसे में जिस तरह से अगर प्रदर्शन होते हैं या फिर उसे किस तरह से पहले से रोका जाए और साथ साथ अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो पुलिस की क्या प्राथमिकता रहे, उसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। तो सभी जिलों में हमें ये देखने को मिलेगा कि इस तरह की मॉक ड्रिल साथ साथ आज देहरादून में देखने को मिली और भविष्य में भी इस तरह की मॉक ड्रिल बार बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से पथराव हुआ कहीं ना कहीं पुलिस की चूक भी बताई जा रही थी, लेकिन उसे संभालने के लिए इस तरह से बेहतर संभाला जा सके जब ऐसी घटना हो, तो इस तरह की मॉक ड्रिल्स और भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तुषार बने रहिएगा आप हमारे साथ। बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में हिंसा शुरू हुई जो पूरे देश और दुनिया ने देखी। बनभूलपुरा में लगातार कर्फ्यू जारी है, ऐसे में कर्फ्यू क्षेत्र बनभूलपुरा का पूरा दौरा किया गया। इंडिया वॉइस ने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि आखिर बनभूलपुरा के इलाके में कर्फ्यू के अंदर रहने वाले लोग क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। बीते 8 फरवरी के दिन बनोपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद से लगातार बनोपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू है और इस कर्फ्यू के दौरान क्योंकि 8 तारीख के बाद से अभी तक का जो माहौल है, इंडिया वाइज खुद पहुंचा है उस कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में जो यहाँ पर माहौल है, गलियाँ सुनसान है और किसी को भी क्योंकि निकलने की मनाही है, धारा 144 लगाई गई है और स्टूडेंट साइड के ऑर्डर दिए गए, तो उसको लेकर के बनोपुरा क्षेत्र का जो यहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरीके से सुनसान है और जो घर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कई लोग यहाँ से जा चुके हैं। मैं अभी मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ पर वो घटना हुई थी, उससे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मलिक का बगीचा नामक जो जगह है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर लगी है, जवान यहाँ पर लगे हैं, तो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हमसे कहा गया कि आप ज़्यादा आगे ना जाएं क्योंकि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र है। आज हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला और आप देख सकते हैं यहाँ के जो हालात है फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। पुलिस के जवान, यहाँ पर जो सुरक्षा के जवान है वो अपनी मुस्तैदी से 8 तारीख के बाद से लगातार यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से लगातार कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार से लोग पैनिक ना हो उसको लेकर के लगातार निवेदन भी किया जा रहा है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार लोगों के बीच में पहुँच रहा है, लोगों को जरूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं और यहाँ पर लोगों से यही कहा जा रहा है कि जो निर्दोष है उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुनहगार है उसको किसी भी तौर से नहीं बख्शा जाएगा। और आप यहाँ पर साफ तौर से क्योंकि कई लोग निकल रहे हैं बाहर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो घटना उस दिन हुई थी उस घटना को लेकर के उनका क्या कहना है। अगर आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले, ये बताइए 8 तारीख के दिन की घटना आपको जिंदगी भर मुझे लगता नहीं भूल पाएंगे आप लोग। क्या उस दिन मंजर था, कैसा माहौल था और आप लोग की क्या दशा थी उस दिन से? हम तो वहाँ गोला के अंदर थे 5 बजे तक। उसके बाद में आए तो हमने ये सुना कि वहाँ पर पथरावबाजी चल रही है। हम यहाँ से कहीं नहीं गए जी, इतना हमें मालूम है।
आप यहाँ कब पहुँचे, कब आपको पता चला? यहाँ 5 बजे करीब पहुँचे। अच्छा, क्या मंजर था उसमें जब मंजर ये था कि भागा दौड़ी खूब हो रही थी जी। इधर से उधर भाग रहे थे, मगर हम नहीं गए क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी, हमारी इतनी हैसियत थी जी, हम कहीं जाते। अच्छा ये बताइए, अगर आप 8 तारीख के दिन यहीं थे, वो मंजर क्योंकि इतना भयानक था, क्योंकि हम सब लोग भी यहीं पर थे, जिस तरीके से जो घटना हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर के? घटना तो दुखद थी है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर हम लोग यहाँ पे नहीं चले, मैं करते हैं बोला ना काम जेल गेट पे हम पहुँचे तो करीब 6 बजे करीब। जब हम यहाँ पहुँचे तो आवाज़ आ रही थी और धुआं आ रहा था घर के, जहरीला धुआं। तो अपने लीडरों पे थे, हम कहीं नहीं गए। अच्छा अम्मा ये बताइए, पत्थरबाजी जब हो रही थी, आप क्योंकि यहीं के रहने वाले लोग हैं, क्या देखा हो सकता आपने? हम क्या नाम है वहाँ गए थे, हमारी बहू के पैर में चोट लग गई थी। अच्छा। तो हम उसे गए थे देखने। अब जब उधर को भगदड़ मची ना, तो हम बोले मैंने क्या उधर भगदड़ मच रही कि वो मदरसा शहीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम वहाँ से हम भाग के जो आए तो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने से वो खेल रहे हैं, ये इतना रो रहे थे, फिर तो हमने किवाड़ी बंद कर ली। अच्छा, उस दिन के बाद से क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, कैसा माहौल है? प्रशासन की जो भूमिका वो कैसी है? बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये तो क्या हम लोगों की देखभाल कर रहा है। हम तो कहीं भागे भी नहीं, यूँ नहीं भागे कि भाई हम चोर नहीं है तो हम भागेंगे क्यों। हमारे बच्चे भी घर में ही हैं, हम भी घर में ही हैं। अब जैसी भी मिल रही रूखी पीकी अपना खा रहे हैं, और भैया सब्जी भी दे रहे हैं वो लोग। तो साफ तौर से यहाँ के जो लोग हैं वो डर के साए में जरूर हैं यहाँ, लेकिन उनका कहना है साफ तौर से कि प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर अच्छी है और उनको यहाँ पर पैनिक नहीं होने दिया जा रहा है। कोई ऐसी परेशानी जानना चाहूँगा सर, ये बताइए 8 तारीख के दिन का जो मंजर है, आप कहाँ थे, कैसा आपने देखा और जो माहौल यहाँ पर था उसको कैसे कहते हैं? अच्छा, इसके अलावा पत्थरबाजी वगैरह देखी आपने? खाली भगदड़। उसके बाद से जो माहौल है लगातार कैसा लग रहा है, मतलब क्या प्रशासन की भूमिका का क्या कहेंगे आप? तो साफ तौर से जो लोगों का कहना है यहाँ पर, क्योंकि 8 तारीख के बाद से जो माहौल है यहाँ पर, हालांकि कर्फ्यू लगाया गया लेकिन प्रशासन लगातार लोगों के पास जा रहा है, उनको जरूरत की चीजें यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि किसी प्रकार से यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर्फ्यू के यहाँ पर जो कर्फ्यू लगाया गया उसका भी पालन यहाँ पर किया जाए और लोगों से यहाँ पर लगातार बात करने की कोशिश हमारी है। बताइए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद लुकमान नाम है। मोहम्मद जी, ये बताइए क्या माहौल था 8 तारीख का, उस दिन का, और किस प्रकार से देखा? 8 तारीख को बहुत दहशत का माहौल था, हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं क्योंकि प्रशासन भी उस दिन गुस्से में था, पथराव हुआ प्रशासन के ऊपर। तो प्रशासन भी ये चाह रहा था कि जो लोग थे वो एकदम आइडेंटिफाई हो जाए। अच्छा। मगर 8 तारीख के बाद से माहौल बिल्कुल नॉर्मल, अब धीरे धीरे नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा बताइए, प्रशासन की भूमिका, प्रशासन जो लगातार यहाँ पर कार्य कर रहा है, जरूरत की चीज़ आप लोगों को मुहैया करा रहा है, क्या कहेंगे प्रशासन की भूमिका को कैसे देखते हैं? प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा संदेश दिया है, अच्छे कर रहा है, सब कुछ समय पर हर चीज़ उपलब्ध हो रही है और राशन भी मिल रहा है, ब्रेड, सब कुछ अच्छा तरीके से प्रशासन कर रहा है। प्रशासन ने बहुत सहयोग करा, बहुत सहयोग करा। तो देखिए, आप साफ तौर से यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू के बाद जरूर खौफ ज़्यादा है, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन लगातार उनकी मदद कर रहा है और किसी प्रकार से यहाँ पर उनको कर्फ्यू के दौरान वो दिक्कतें नहीं हो रही है जो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अफवाह फैलाई जा रही थी, और प्रशासन के सहयोग को कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं और पूरी तरीके से मांग की जा रही है यहाँ पर कि जो लगातार यहाँ का जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं लगातार सुधारा जाए। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की गाड़ियों का संचालन करने वाली गाड़ी चालकों की वेतन न मिलने के कारण हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, जिसके चलते वाहनों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि अनुबंध कंपनियों के ड्राइवर की हड़ताल को देखते हुए अनुबंध कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ियों के मालिक को पेमेंट की जा चुकी है, क्योंकि ये मामला चालकों और वाहन मालिकों के बीच का है, इसलिए उन्हें यह मामला सुलझाने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये नगर निगम के कर्मचारी नहीं है। हमारा एक वाहन कंपनी के साथ अनुबंध है जो हमको वाहन उपलब्ध कराती है, ये उनके कर्मचारी हैं। हमारे द्वारा वाहन स्वामी को पेमेंट की जा चुकी है। यह जो भी विवाद है वाहन कंपनी स्वामी और वाहन के ड्राइवर्स के बीच अपने पेमेंट्स को लेकर है, इसमें नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है। और हम इसके लिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ हुआ, जिन वाहन कंपनी के साथ हुआ है,
हम उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी करेंगे। तो इस पूरे मामले में नगर निगम ने अपना मामला साफ कर दिया। उनका कहना है कि कंपनी के साथ उनका अनुबंध है और कंपनी और चालकों के बीच में जो भी मामला है उसे कंपनी को ही सुलझाना होगा। साफ तौर पर नगर निगम के अधिकारी का कहना है कि पेमेंट कंपनी को कर दी गई है। अब कंपनी चालकों को किस तरह से पेमेंट करेगी, ये कंपनी का और कर्मचारियों का अंदरूनी मामला है। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से कोई भी जानकारी और कोई भी बात नहीं रखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर वेतन नहीं मिलने को लेकर जो हड़ताल की जा रही है उस पर लेकर नगर निगम ने साफ तौर पर कंपनी के ऊपर ये बात डाली है। अब देखना ये होगा कि कंपनी इस पूरे मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और हड़ताल को लेकर चालकों से कब बात की जाती है। तो वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। नगर निगम की गाड़ियों का संचालन ठप, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी न होने के कारण मामले में उनका दखल देना ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, इस पूरे मामले में जिस तरह से नगर निगम के अधिकारी का कहना है कि कर्मचारी उनके अंतर्गत नहीं बल्कि किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेटेड है और कंपनी को पेमेंट किया जा चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कब से हड़ताल शुरू होने की जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नगर निगम की स्थिति है, हर चीज़ के साथ वो बॉन्ड करती है, चाहे वो सफाई हो या फिर ड्राइविंग हो, और उसी के तहत ड्राइवर्स के साथ ये पूरा अनुमोदन किया गया था, बॉन्ड किया गया था। लेकिन जो पूरे ड्राइवर्स के जो मालिक हैं और ड्राइवर्स के बीच तनख्वाह ना देने को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है और इसी के तहत उन्होंने काम पर जाने से मना कर दिया है। जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त का कहना है कि हमारी तरफ से जो उनके मालिक हैं उनको पेमेंट पहुँच चुकी है, लेकिन उनके ड्राइवर्स और उनके द्वारा ये जो पूरा मसला है उसके कारण नगर निगम अगर इसका भुगतान करेगा तो कहीं ना कहीं उनको भी इस पर चार्ज दिया जा सकता है या फिर उन पर जो जुर्माना है वो दिया जा सकता है या उन पर ठोका जा सकता है। और उसी के तहत उनसे अभी फ़िलहाल जो जवाब है वो मांगा गया है लिखित में कि क्या वजह है कि जो ड्राइवर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। और कल से ही ये पूरा मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आज से जो ड्राइवर्स हैं वो नगर निगम पर नहीं पहुँचेंगे, आज से काम नहीं करेंगे, पूरी तरह से कार्य बहिष्कार करेंगे। लेकिन नगर निगम का साफ तौर पर कहना है कि हमारा मामला नहीं है, हमारी तरफ से पूरी पेमेंट जा चुकी है। और उसके बाद जो ड्राइवर्स के मालिक हैं वो उनको पैसे देने में या पेमेंट देने में लेट कर रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा मामला सामने आ रहा है कि दोनों के बीच का ये मामला है। लेकिन अगर नगर निगम को इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो उसका जुर्माना भी मालिकों को भरना होगा। तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी सख्त है। लेकिन इस तरह की जो समस्या है नगर निगम में लगातार आती रहती है, चाहे वो कूड़ा उठाने को लेकर हो या फिर ड्राइवर्स को लेकर हो या फिर अन्य छोटी मोटी चीज़ों को लेकर हो, जिनसे उन्होंने बॉन्ड किया है वो इस तरह की दिक्कतें सामने लाते हैं। लेकिन अगर नगर निगम को इसमें कोई परेशानी होगी या नुकसान होगा तो इसका हर्जाना भी उनके मालिकों से ही भरा जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में हर्जाने को लेकर जो जानकारी आपने दी है, यदि ये हड़ताल लंबी चलती है या फिर चालक मानने को तैयार नहीं होते हैं तो क्या नगर निगम के अधिकारी कंपनी के साथ बातचीत करके हस्तक्षेप करेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर नगर निगम का इससे पूरा कार्य हस्तक्षेप होगा, साथ साथ जो पूरे क्षेत्र है, पूरा देहरादून सिटी है, वहाँ पर सफाई को लेकर भी अगर ड्राइवर्स की बात की जाए तो कुछ ड्राइवर्स जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इन ड्राइवर्स का दोबारा काम पर आया जाए ताकि जो नगर निगम की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके और सफाई व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही है वो चलती रहे। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हड़ताल से बाहर आए। अगर हड़ताल से बाहर नहीं आते तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी इसमें हस्तक्षेप करेगा। फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो कि उनके मालिकों को नोटिस दिया गया है और जल्द से जल्द ये मांग की गई है कि जो ड्राइवर्स हैं वो उन्हें जल्द से जल्द काम पे लाया जाए, नहीं तो उनके जो बीच में बॉन्ड हुआ है नगर निगम और उनके ड्राइवर मालिकों के बीच में तो वो रद्द कर दिया जाएगा और नई जो कंपनी है उसे ये पूरा बॉन्ड उनके साथ साइन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स के मालिक भी होंगे उनके अंदर भी अब चिंता है, वो जल्द से जल्द इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो ड्राइवर्स हैं माना जा रहा है कि आज या कल में वो अपनी हड़ताल छोड़कर अपने काम शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के लक्ष्यों को साकार करने के लिए पुलिस का अभियान बीते कई महीनों से चल रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में बढ़ रहे नशे पर 100% रोक लगाई जा सके। ऐसे में नशाखोरी के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ जारी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही साथ राजधानी देहरादून
पुलिस भी कंधे से कंधा मिलाकर अभियान को सफल बनाने की दिशा में काम कर रही है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस के द्वारा जगह जगह नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। देखिए, हमारी तो लगातार तकरीबन हर फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जो इसमें अभियुक्त लिप्त हैं तो उनकी गिरफ्तारी का हो, बरामदगी का हो, और तीसरी जो अहम चीज़ है कि अवेयरनेस का भी, जो हमारी विभिन्न टीमें हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही हैं, और विशेषकर हमारी जो ANTF है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, उसके द्वारा विधिवत रूप से बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारी जो STF का भी सहयोग लिया जा रहा है और अवेयरनेस के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। जहाँ हमें सूचना मिलती है तो तत्काल उस पर जो है विधि सम्मत मतलब उस पर त्वरित कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाती है, ताकि हमारी जो ड्रग्स है वो देवभूमि है उसको ड्रग्स फ्री किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां बजट सत्र होने की बात फाइनल हो चुकी है, वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेता लगातार अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सरकार के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक जिन्होंने देहरादून में बजट सत्र कराने की मांग की है, उसकी वो निंदा करते हैं। करण महारा का कहना है कि गैरसैंण में अगर सत्र नहीं करवाया जाता है तो फिर उसे राजधानी क्यों बनाया गया। सरकार ने पिछली बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।